नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई पढ़ रहे थे और अब तक हम लोगों ने इसका 2 लेक्चर बनाया हुआ है 5वें चैप्टर का। आज ये इसका तीसरा लेक्चर हो जाएगा जिसमें कि हम पेज नंबर 59 से 69 से आगे पढ़ेंगे 65 से कि कोशिका किससे बनी होती हैं और कोशिका की संरचना क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने अभी नए हैं तो आप इसके पहले का 2 लेक्चर देखने के बाद इसको देखिए, या तो फिर अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो यहाँ से इसको शुरू करिए। ठीक है, तो देखिए कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जैसा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अभी तक 2 लेक्चरों में हम लोगों ने कोशिकांग के बारे में देख लिया है। तो कोशिका कैसे संगठित होती है, ये इसका क्वेश्चन आता है कि यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे। कौन कौन सा? पहला प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक तथा तीसरा कोशिका द्रव्य। तो इसको देखिए, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ये सेंटर बना दिया ना, और इसको एक बाउंड्री से अगर ऐसे घेर दिया, तो ये जो हमने सेंटर बनाया इसको हम क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। और जो हम लोगों ने बाउंड्री बनाया इसको हम कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहेगा इसको हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर जो है हमारा कोशिका बना होता है। तो देखिए, जैसा कि दिया गया है कि कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है, और इन्हीं को हम अब समझेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कि हम कोशिका झिल्ली ही कह सकते हैं। देखिए ये क्या होता है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। जैसा कि मैंने आपको केंद्रक के बाहर बाउंड्री दिखाया था, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। मतलब कि ये अपने अंदर से हमारे सेंटर हो गया, ये हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली बनाया, तो वो इसके अंदर कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने देती है, अन्यथा सबको ये बाहर से ही भगा देती है। तो होता क्या है कि यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए कुछ पदार्थों को आने जाने देती है और अन्य पदार्थों को रोक देती है, तो इसी कारण इसको ये भी नाम दिया गया है पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, उसके साथ ही पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, क्योंकि इसमें दिया है कुछ को जाने देती है और कुछ को बाहर से रोक देती है। तो ऐसा कैसे क्यों होता है, तो हम इसके बारे में देखते हैं आगे। तो देखिए, जैसा कि होता क्या है कि कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। तो ये जो विसरण प्रक्रिया है, जब भी हम लोगों ने विलियन चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, उसमें मैंने आपको बताया था, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आगे इसमें मैं इसको पूरा समझाने को कोशिश करूँगा आपको। तो देखिए, विसरण क्रिया में होता क्या है कि इसमें एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर के 2 आप पात्रों को जब एक दूसरे से जब कनेक्ट कर देंगे, तो जिसका प्रेशर हाई रहेगा वो ऑटोमेटिक उसका प्रवाह लो प्रेशर की तरफ होने लगता है, और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का प्रेशर एक समान ना हो जाए। इसी को क्या कहते हैं? विसरण प्रक्रिया। तो देखिए, इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के अंदर जो है आर पार आती जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप केमिस्ट्री का विलियन वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उससे आप ज़्यादा समझ जाएंगे। उसी के साथ हमने देखा है कि पदार्थों की गति जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, जैसा कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। तो देखिए, होता क्या है कि कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2
जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि CO2 कोशिका के अंदर क्या होता है, अपशिष्ट होता है। क्यों? जैसे कि हम लोग ह्यूमन बॉडी के पढ़ रहे हैं, मतलब मानव शरीर, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अपशिष्ट है, मतलब कि एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसलिए अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर इसका निष्कासन होना क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, तो कोशिका में एकत्र हो जाता है, क्योंकि निष्कासन है, धीरे धीरे एकत्र हो जाता है, तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता मतलब कि उसकी मात्रा, जो पहले इतनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, मिलते 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 ये इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर होता क्या है कि कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता से कम हो जाती है। मतलब कि क्योंकि कोशिका के अंदर जो CO2 रहता है वो एकत्र होकर ज़्यादा हो जाता है और पर्यावरण में क्या होता है, कम होता है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका में CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब मतलब कि अंदर, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोशिका है और इसमें CO2 की मात्रा, ये इसका सेंटर हो गया, बाहर के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो गया, तो ये ऑटोमेटिक जो है निकल जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कोशिका, जैसे ये हो गया कोशिका का पारेगम्य झिल्ली और ये हो गया सेंटर। जब अपशिष्ट पदार्थ CO2 ज़्यादा होता है तो वो पर्यावरण में निकल जाता है। ठीक है, और जब इसमें ऑक्सीजन कमी होता है तो पारगम्य झिल्ली को अंदर, इसको बाहर करके ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो ये हो गया पारगम्य झिल्ली की बात। उसी के साथ साथ होता क्या है कि जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। ठीक है, छूट गया क्या कुछ? नहीं, सही है। तो देखिए होता क्या है, जो जल भी है वो भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि होता क्या है कि एक बड़ा सा कंटेनर है और एक छोटा सा कंटेनर है और उसको मैंने यहाँ पर मिला दिया, तो इसमें से जब पानी तब तक फ्लो होगा जब तक कि इसमें छोटे वाले कंटेनर में यहाँ तक पानी ना भर जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसका फ्लो ज़्यादा से कम की तरफ हो पा रहा है। ठीक है, तो इसी क्रिया क्या कहा जाता है, इसको विसरण कहा जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक, क्या कहते हैं कि जल के अणुओं की जो गति है वह जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब जल के जो अणुओं की गति जब इस पारगम्य झिल्ली के माध्यम से होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। मतलब कि जो ये प्लाज्मा झिल्ली में जल में घुले हुए पदार्थ हैं उसके कारण भी, इसकी मात्रा कारण भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे बड़े बोतल जिसको कि उच्च जल और ये छोटा जो बोतल जो कि निम्न जल है, दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो उसी तरीके से पानी का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए क्या होता है कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, इसके बारे में रखेंगे तो इसमें 3 घटनाओं का होना संभव है। ठीक है, मतलब कि जब किसी कोशिका को हम चीनी से मिले हुए जल के विलयन में या फिर नमक के मिले हुए जल के विलयन में रखेंगे तो उसमें 3 घटनाएं घट सकती हैं। तो दोस्तों इन तीनों घटनाओं में इसमें पदार्थ के पानी की मात्रा और कोशिका की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि बताया गया जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भविष्य में आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की भी कंटेंट संबंधित अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके
सवाल को पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द सॉल्व आपको बताया जाएगा। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।